गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हालांकि ज्योग्राफी का कुछ पार्ट साइंस में भी आता है, इसके अलावा साइकोलॉजी, हिंदी और भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मास कम्युनिकेशन उसमें से एक है। आज हम लोग रिसर्च प्रपोजल की बेसिक ABCD सीखेंगे और वो सारे पॉइंटर्स, वो सारे की पॉइंटर जिनकी जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज करेंगे उसकी चर्चा। और एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है उसके एक एक स्टेप्स को बारीकियों से हम लोग समझेंगे। यही आज हमारे क्लास का एजेंडा है और इसी पे हम लोग चलेंगे। मैं बता दूंगा इस कि जर्नलिज्म से JRF, जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके अलावा MBA से नेट हेलो एवरीवन करने के बाद सर लगभग 2.5 सालों तक अनअकैडमी पे फैसिलिटेट किया एज एन एजुकेटर NTA नेट JRF के लिए, और पिछले 2.5 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूं। अब जूनियर रिसर्च फेलो के बाद मेरा प्रमोशन जो है सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे रिसर्च के एक्सपीरियंसेस के बाद, देश के अनेक लाइब्रेरी विजिट करने के बाद, ढेर सारे शोध प्रपत्र और थीसिस पढ़ने के बाद, आप लोगों के लिए एक पूरा जो नॉलेज, रिक्वायर्ड नॉलेज है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, वो मैं यहां लेके आया हूं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंटर्स को बारीकी से समझिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। की बात पे आते हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। ये आज का जो मोटो है ना, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, बाइलिंगुअल रहेगा। बहुत सारे लोग, जब आप लोग नेट या JRF कर लेते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तब भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटी में या फिर IIT IIM में आपको एडमिशन लेना होगा ना, तो आपको रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। शोध प्रस्ताव कहते हैं गाइस, यस एवरीबॉडी। उस शोध प्रस्ताव में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वी आर जस्ट स्टडिंग हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। हम लोग रिसर्च स्टेप्स नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर आपको होना चाहिए, रिसर्च के स्टेप्स आर डिफरेंट। रिसर्च प्रपोजल बनाने का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। जब भी PhD में एडमिशन हो या फिर कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि क्राई हो, यूनिसेफ हो, यूनाइटेड नेशन की और भी सारे विंग्स ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे कई NGOज हो सकती हैं, वहां पे शोध प्रस्ताव आपको भेजना होता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, जिससे कि सोसाइटी में एक नया नो हाउ, नया नॉलेज, नए पर्सपेक्टिव, नए एंगल से देखने का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हैं ना। उसके लिए पहले प्रस्ताव भेजते हैं कि मैं इस रिसर्च टॉपिक पे एक बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढूंगा, जिससे कि सोसाइटी को, जिससे किसी इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो इसके लिए आप शोध प्रपोजल लिखते हैं। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। अब ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो आपके शोध प्रस्ताव को अगर मंजूरी देते हैं, तब आप इसके लिए लंबे समय तक रिसर्च करेंगे या फिर उसके लिए कुछ फंडिंग देंगे वो। अब वो हम ये एक एक करके, वो कौन सी 5 बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एक एक पॉइंटर्स मैंने आप लोगों के लिए यहां पे जिक्र कर दिया है। अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखेंगे ना, सब कुछ A to Z आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ध्यान रखना है, शोध प्रस्ताव कह लीजिए, शोध जिसको रिसर्च प्रपोजल कह सकते हैं। कई लोग रिसर्च साइनॉप्सिस या रिसर्च सिनॉप्सिस कहते हैं। यस एवरीबॉडी, वही सेम नेम है। सिनॉप्सिस कई बार कई लोग कहते हैं कि MPhil में, PhD में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। प्रपोजल सिर्फ PhD एडमिशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसा कोई भी एक थिक लाइन डिफरेंस नहीं है। सब रिसर्च प्रपोजल है या रिसर्च साइनॉप्सिस है, उसको एक ही समझेंगे, एक ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, उस भूमिका या प्रस्तावना में क्या होती है, क्या कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तो सोशल साइंस से संबंधित एक कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना जरूरी है। एक रिसर्चर के तौर पे आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन
और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आजकल पहले आउटडोर गेम्स हुआ करते थे गाइस, बच्चे जो मान लीजिए प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी क्लास, हायर सेकेंडरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते थे, वो हायर सेकेंडरी या फिर उसके पहले वो आउटडोर गेम खेलते थे। लेकिन अब आउटडोर गेम नहीं खेल के वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, स्मार्टफोन पे गेम खेलते हैं, टेलीविजन पे गेम प्ले करते हैं। तो उस गेमिंग बिहेवियर का बच्चों के लर्निंग आउटकम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या बच्चों का लर्निंग आउटकम, उनके सीखने की शक्ति प्रभावित हो रही है क्या, ये आपके पास प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें कि आजकल के नए दौर में जब इंटरैक्टिव मीडिया गेमिंग में एंटर कर चुका है, बहुत सारे बच्चे गेमिंग के आदी हो चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके लर्निंग बिहेवियर पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदी में बता रहा हूं, इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी एरा, जो गेमिफिकेशन ऑफ मेनी थिंग आर बीइंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जहां पे मेनी लर्नर्स, many higher secondary or secondary students are being affected by this kind of game, and what are the outcome of these games on learning behavior, outcome could be negative or positive। इस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश में लिखेंगे, जो अभी आप लैंग्वेज रखें। ये आपने प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट जब लिख दिया ना, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद समरी ऑफ द रिसर्च लिखेंगे कि आपका जो रिसर्च है उसके लिए क्या किसी तरीके का पहले से कभी रिसर्च है क्या, पहले 2-4 क्या मान लीजिए गेम क्या है, इंटरफेस क्या है, इंटरैक्टिव इंटरफेस क्या है, आप इसी में डिफाइन करेंगे। बच्चे आप कहेंगे या फिर स्टूडेंट्स किनको कहते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन के बच्चों को स्टूडेंट कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट से लेके 5वीं 6ठी क्लास तक के बच्चों को स्टूडेंट कहेंगे। तो एक डेनोटेटिव मीनिंग आपको देना होगा अपने अकॉर्डिंग। कोई जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी ने जो बोला है, इग्नू ने बोला है या यूनिसेफ ने बोला है वही डेफिनेशन देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दीजिए, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने स्टूडेंट्स उनको ही क्यों माना है। अब आपने प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिख लिया, समरी ऑफ द रिसर्च प्रपोजल लिख लिया। समरी के बाद आपको उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या प्रीवियसली कहीं पे भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी, चाहे वो टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे मैगजीन में हो, चाहे वो किताब में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, क्या कहीं भी इस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर है क्या। अगर वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च का मतलब ही होता है फ्रॉम नोन टू अननोन जाते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं उसको, है ना। तो जो री अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर अवेलेबल है, पहले तो उसको लिख लें। अब वो लिखने के 2 तरीके होते हैं। व्हाट आर दोस 2 काइंड्स, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जब लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, एग्जिस्टिंग जो साहित्य है, उसको पहले समझते हैं कि अभी तक के जो ऐसे प्रॉब्लम्स रिसर्चर ने ढूंढा है, उन्होंने सॉल्यूशन क्या ढूंढा है। तो जो भी रिसर्चर ने ढूंढा होगा ना, तो 2 तरीके लिटरेचर रिव्यू, एक तो थीमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रॉब्लम लर्निंग बिहेवियर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है गेमिंग का, इससे रिलेटेड अगर बहुत सारे लिटरेचर जो हुए हैं इस थीम से रिलेटेड, तो उस थीम को हम शामिल करते जाएंगे। कई बार सेम तरीके का लिटरेचर रिव्यू हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं कि सबसे पहले किसने लिखा, उसके बाद किसने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद किसने रिसर्च किया। तो एक थीमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर और दूसरा टाइम बेस्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कोई भी आप इसमें शामिल करें, बहुत अंतर नहीं होगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू जब हमने कर लिया, एग्जिस्टिंग लिटरेचर पढ़ लिया, आपको प्रॉब्लम को और भी बेहतरीन तरीके से समझने में मदद मिलती है। आप करेंगे क्या, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च बनाना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल, उसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया, यानी आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने लिटरेचर पढ़ लिया, कम से कम 10-15 आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल और भी आपको उसी सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंडर में ही आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आपके इस शोध प्रस्ताव का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में आप ऐसा लिख सकते हैं, टू एक्सप्लोर द आउटकम ऑफ गेम ऑन द लर्निंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। सुन रहे हैं ना, कि बच्चों के सीखने की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर किस तरीके का असर पड़ रहा है गेम का। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चे कितना टाइम
इन्वेस्ट करते हैं गेम के लिए, टू इन्वेस्टिगेट द यूजेज पैटर्न ऑफ गेम बाई स्टूडेंट। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 4-5 लिखते हैं, जनरली 4 या 5 लिखना चाहिए, और जितना ऑब्जेक्टिव आपका रहे, ठीक है ना, लगभग उतना ही आपके पास रिसर्च हाइपोथेसिस रहना चाहिए। हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं कि बच्चों का मतलब गेम का बच्चों के लर्निंग बिहेवियर के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये नलिफाइड फॉर्म में जनरली हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस उसको कहते हैं गाइस। या फिर बच्चों के यूसेज पैटर्न का, बच्चों के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के, गेम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का कोई बहुत असर नहीं होता। कुछ इस तरीके का नहीं वाले फॉर्मेट में, या फिर यस वाले फॉर्मेट में कि गेम नेगेटिवली अफेक्ट टू द माइंड्स ऑफ टू द लर्निंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, इस तरीके से आप लिखते हैं। वो हाइपोथेसिस चाहे अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप नलिफाइड फॉर्म में या नल हाइपोथेसिस नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस लिख रहे हैं तो उसको जनरली आपको रिजेक्ट करेंगे। कब रिजेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो है ना सर, सबसे पहला स्टेप इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी, उसके बाद फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जहां पे हम लोग इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं, और लास्ट में साइटेशन देते हैं, रेफरेंसिंग करते हैं, है ना। ये 5 बातें मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी लिखा था, ये 5 बातें और रिसर्च प्रपोजल तैयार। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बनाया, रिसर्च हाइपोथेसिस लिखा। कई ऐसे रिसर्चेज होते हैं जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पायलट स्टडी, वहां पे आपको रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू प्रूव दी थियरी। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है कि इस फील्ड में हो क्या रहा है। वहां पे आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन से काम चल जाता है। अगर दो ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए 4 रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, दैट इज इट। ठीक है गाइज। तो कितने में होना चाहिए आपका प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम? लगभग 1000 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए? लगभग 1000 से 1500 वर्ड में। बस इतना ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? रिसर्च क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? इसी जैसे मान लीजिए टू नो दी लर्निंग, टू नो दी इंपैक्ट ऑफ गेम ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, हमने अगर ऑब्जेक्टिव बनाया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट आर द यूजेस पैटर्न, एक क्वेश्चन, हाउ मच टाइम, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन यूजिंग द गेम्स। इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए 2 या 3 रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। सुन रहे हैं ना? उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वेरिएबल को पहचानते हुए, जो चर हैं, स्वतंत्र चर हैं या फिर परतंत्र यानी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानते हुए आप यहां पे रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। 2 स्टेप कंफर्म हुआ, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? आरएम इसको कहते हैं जनरली, आरएम बोले तो रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिजाइन ऑफ द स्टडी या रिसर्च डिजाइन कहते हैं। जनरली 3 तरीके के रिसर्च डिजाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। एक को हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसको कि एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल रिसर्च डिजाइन कह सकते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसको नॉन एक्सपेरिमेंटल या फिर क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च डिजाइन, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मिला जुला रूप होता है। 3 तरीके के रिसर्च डिजाइन लिखते हैं। अब ये रिसर्च डिजाइन क्या होता है, किसी एक दिन हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें कि इन डेप्थ इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड, है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे कि इंपेरिकल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, है ना। इंपेरिकल में ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कि एक आपने गेम पहले दिखा दिया, पहले जो बच्चे नहीं देखते थे गेम उनको स्टडी कर लिया, फिर गेम उनको प्ले करने के लिए दिया, फिर बाद में स्टडी किया, तो इंटरवेंशन, कम्युनिकेशन इंटरवेंशन कहते हैं इसको। गेम वाला इंटरवेंशन लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, बच्चों के बिहेवियर में उससे इंटरवीन किया, फिर देखा कि उनके लर्निंग आउटकम पे क्या असर हो रहा है, तो इंपेरिकल या एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी, जिसमें सर्वे रिसर्च और इंटरव्यू दोनों हम फॉलो करते हैं। तो ये 3 तरीके के रिसर्च डिजाइन। उसके बाद हम लोग रिसर्च प्रोसीजर पढ़ते हैं। प्रोसीजर में ये है, यहां से एक्चुअल काम आपका ऑपरेशनलाइजेशन वाला काम स्टार्ट हो जाता है।
ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि अभी तक का जो भी काम हो रहा था ना, वो प्लानिंग में हो रहा था। अब यहां से आपको एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अभी तक का डॉक्यूमेंटेड काम था। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स इज अ होलिस्टिक ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब आपको कह दिया जाए कि आप किन बच्चों पे, क्या उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश विल बी यूनिवर्स। यस एवरीबॉडी, कि आप दिल्ली के बच्चों पे आप कर रहे हैं। आपको याद होगा 1959 में जब टेलीविजन भारत में आया था, 1961 में एसी टेलीविजन आया था, स्कूल एजुकेशन टेलीविजन, याद है क्या? 1961 में। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उस समय ऑब्जर्वेशनल स्टडी स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे लोग, टीचर टेलीविजन से पढ़ाते थे और भारत के दिल्ली के आसपास के गांवों में टेलीविजन सेट बांटा गया था और देखा जाता था कि बच्चों के ऊपर क्या असर होता है उसका, ठीक है ना। तो यूनिवर्स वाज देयर दिल्ली एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स मतलब एक होलिस्टिक ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन क्या पूरे दिल्ली में आप करेंगे? नहीं ना। हो सकता है कि नॉर्थ दिल्ली में करें, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, शहादरा, आनंद विहार साइड करें आप, नहीं। तो फिर ऐसे वो उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोकेल कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? हेलो एवरीवन, यूनिवर्स इज होलिस्टिक ज्योग्राफिकल एरिया और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल कन्फाइन करके उसको लोकेल कहते हैं। अब यूनिवर्स और लोकल बोथ आर कनेक्टेड विद ज्योग्राफी जनरली। पॉपुलेशन और यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इज टोटली डिफरेंट फिनोमेना, ठीक है। बता रहा हूं गाइस, ये जो बातें हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक से डिफरेंस है ना, इसके लिए बहुत सारे आप यूट्यूब खंगाल मारेंगे, बहुत सारे गूगल कर डालेंगे, नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अगले हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन देख लिया, रिसर्च प्रोसीजर में यूनिवर्स और लोकल देख लिया। अब हम आते हैं सैंपलिंग प्रोसीजर क्या है। सैंपलिंग प्रोसीजर से पहले आप लोगों को पॉपुलेशन और यूनिट ऑफ एनालिसिस जनरली हमें डिसाइड करना होता है। पॉपुलेशन क्या है? स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट? मान लीजिए प्राइमरी से लेकर अगर हायर सेकेंडरी यानी 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट विल बी पॉपुलेशन, और यूनिट ऑफ एनालिसिस विल बी इंडिविजुअल स्टूडेंट, है ना। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट, इधर इट कुड बी, ही कुड बी मेल और फीमेल, और दे कुड बी ट्रांसजेंडर एज वेल, ठीक है ना सर। हो सकता है कि वो मेल इंडिविजुअल हो, फीमेल इंडिविजुअल हो, मतलब लड़की हो या लड़का हो, है ना, या फिर ट्रांसजेंडर हो, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो पॉपुलेशन इज स्टूडेंट और यूनिट ऑफ एनालिसिस इज इंडिविजुअल। सुन रहे ना? ये सब आपको लिखना होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में गाइस, बहुत असर होगा। आपके रिसर्च पेपर लोग देखेंगे ना, जो भी रिसर्चर, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम अब क्या पूरे दिल्ली के स्टूडेंट को आप अपने पॉपुलेशन में रख लेंगे? सारे लोगों को हम अब स्टडी कर पाएंगे? नहीं ना, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स होते हैं। तो जैसे कि चावल बनाते हैं, उसमें से एक को हम चख के या फिर ऐसे करके देख लेते हैं कि चावल पक गया है कि नहीं, उसी तरीके से सैंपलिंग वाला प्रोसेस है। उसमें से लाखों स्टूडेंट्स में से 1000 या 500 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट आप अपने स्टडी में लेते हैं और वो हमारे लिए सैंपल कहलाता है। लेकिन वो सेलेक्ट करने के प्रोसेस है, सैंपलिंग प्रोसेस कहते हैं सर उसको। तो उस सैंपलिंग टेक्निक में 2 तरीके के टेक्निक काम में आते हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट हैं और लाखों स्टूडेंट के सिलेक्शन होने के इक्वल चांसेज हो, तो उसको हम रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। और जो जानबूझ के आपके आसपास जहां पे आप रहते हैं, मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं और आप मयूर विहार एक्सटेंशन, अक्षरधाम के आसपास के लोकेलिटी को लेते हैं, आनंद विहार के आसपास के लोकेलिटी को आपने रिसर्च में रहते हैं, ताकि आपको आने जाने में, मेट्रो से आने जाने में सुविधाएं हो, तो उसको हम नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के 4 प्रकार आप लोग जानते होंगे। एक को हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, है ना। दूसरे को हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तीसरे को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। और चौथे को हम लोग जनरली सैंपलिंग वगैरह कहते हैं, आप लोग इसको जानेंगे। नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग कन्वेनियंस सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग या फिर एक्सपर्टाइज और भी तरीके के सैंपलिंग हम लोग इसमें जानते हैं, है ना। तो सैंपल साइज कितने ही होने चाहिए? जितने भी आपका पॉपुलेशन है उसको आपने डिफाइन कर लिया, अराउंड 10% सैंपल साइज आप रखना चाहिए, है ना, बस इतनी सी बात है। लेकिन अब डिफाइन करने में भी, उसको कन्फाइन करने के भी तरीके हैं, मैं किसी दिन बताऊंगा। जनरली पीएचडी में
500 के करीब सैंपल साइज रखते हैं गाइस, ठीक है ना सर। 500 इंडिविजुअल्स आर बीइंग रिसर्च्ड आर टेकन डेटा इन द पीएचडी, ठीक है सर। 500 लोगों के डेटा अराउंड, अब कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा ही है, तो वो 500 के करीब। अब सैंपल प्रोसीजर में आपने सैंपलिंग टेक्निक देख लिया, सैंपल साइज देख लिया, अब बारी आती है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि जो लोग, जो इंडिविजुअल हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि लोग कितने देर तक बच्चे गेम खेल रहे हैं, या फिर उनसे क्या इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या उनसे क्वेश्चनायर भरवा रहे हैं क्या। तो जाके आप उनसे पूछते हैं और आपके पास क्वेश्चन का लिस्ट होता है, वो खुद पूछ के भरते हैं, तो इसको शेड्यूल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। जाके खुद आप उनको क्वेश्चनायर दे देते हैं, उनको कह देते हैं भर दीजिए बच्चों, तो वो आप क्वेश्चनायर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के डेटा कलेक्शन है, सुन रहे ना। तो मेथोडोलॉजी में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, 4, एक तो रिसर्च डिजाइन, दूसरा रिसर्च प्रोसीजर, तीसरा सैंपलिंग, चौथा टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सर ये हिंदी में भी लिखा है, जो लोग हिंदी में ज्यादा पारंगत है ना, वो हिंदी आप लोग इधर पढ़ लीजिएगा। सेम चीजें जो है मैंने बता दिया है ऊपर इंग्लिश में। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप इंट्रोडक्शन, लिटरेचर शोध प्रस्ताव यानी रिसर्च प्रपोजल लिखते समय। दूसरा क्या है, लिटरेचर रिव्यू। तीसरा मेथोडोलॉजी। चौथा है फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। मेथोडोलॉजी के बाद आते हैं हम लोग, जब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया फील्ड में जाके, लेबोरेटरी में जाके, ऑब्जर्वेशन से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा अगर आपने कलेक्ट कर लिया, अब उसको हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। एनालिसिस करते समय आप कई सारी तरीके के टेस्ट लगाते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक, वो हमें बहुत बिल्कुल टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, और ना ही आपसे अपेक्षा की जाती है। आप शोध प्रस्ताव लेके जाते हैं कहीं रिसर्च के लिए, कहीं एडमिशन के लिए, तो आप सिंपली, जब आपसे पूछा जाता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं इसके अंत में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, और आप लोग बने रहिए, पूरा अंत तक देखिए। तो आप एनालिसिस करेंगे पाई चार्ट के माध्यम से, हेलो एवरीवन, या फिर डायग्राम के माध्यम से, पाई के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप एनालिसिस बता देते हैं। तो फाइंडिंग आर डिफरेंट, कंक्लूजन आर डिफरेंट गाइस, सुन रहे ना। फाइंडिंग का मतलब है कि कितने परसेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने परसेंट बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, कितने परसेंट बच्चे पॉजिटिवली इसको लेते हैं गेम को। ये हमारे लिए परसेंटेज वाइज, डेटा वाइज, चार्ट वाइज बताना, ये फाइंडिंग है। फाइंडिंग इज डिफरेंट, कंक्लूजन आर डिफरेंट। कंक्लूजन में उसका जिस्ट बताते हैं कि ये बच्चों के लिए गेमिंग ठीक है या नहीं है ना। तो कंक्लूजन आर डिफरेंट, फाइंडिंग्स आर डिफरेंट गाइस। सबसे पहले फाइंडिंग लिखते हैं, तब कंक्लूजन लिखते हैं। कई बार लोग कह देते हैं कि रिसर्च फाइंडिंग के बाद लिमिटेशन भी लिख दिया जाए कि रिसर्च, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं होता, क्योंकि हम सारे लोगों तक नहीं अप्रोच कर सकते, तो पैसे के अभाव में, रिसोर्सेज के अभाव में, टाइम के अभाव में हमने कुछ ही लोगों तक, कुछ ही लोकेलिटी तक हम पहुंचे हैं, ये हमारी रिसर्च का लिमिटेशन कहलाता है। तो फाइंडिंग के बाद एक स्टेप लिमिटेशन भी रख सकते हैं, बाकी शोध प्रस्ताव में ये जरूरी नहीं होता है। अब आखिरी बात हमारे लिए साइटेशन की आती है। साइटेशन में भारत में सिर्फ जनरली एपीए स्टाइल फॉलो किया जाता है। कई तरीके के एमएलए, एपीए स्टाइल जो है, एपीए एक अलग स्टाइल है, एमएलए एक अलग स्टाइल है क्या गाइस? वो सिर्फ जहां से हमने डेटा लिया है ना, जहां से हमने फैक्ट लिया है, उनको एट्रीब्यूट कर देते हैं कि फला व्यक्ति ने ये बात बोली है, फला किताब से हमने ये पैराग्राफ लिया है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लिटरेचर रिव्यू सेकेंडरी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो हम लोग उसका जिक्र करना जरूरी है, अदरवाइज वो साहित्यिक चोरी बन जाएगा और आप एथिकल रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सुने ना? तो रिसर्च एथिक्स को मेंटेन रखने के लिए, साहित्यिक चोरी से बचने के लिए आपको रेफरेंसिंग जरूर कर देना चाहिए, ठीक है। अब रेफरेंसिंग का क्या मतलब है? एपीए स्टाइल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हु, मतलब किसने इस बात को बोला है। पहले आपके पहले जो लिटरेचर या थीसिस या बुक्स या फिल्म या फिर जो भी यूट्यूब वीडियो या मैगजीन या एडिटोरियल या जो भी लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उनका जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? ऑथर का नाम लिखते हैं। अब एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल का आप एक वीडियो कहीं पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं ही बना दूं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी एमएलए एपीए क्या होता है ये आप लोग देख लेंगे।
हु, देखिए जनरली क्या होता है, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ऐसे ही तो हम लोग 5W को ही मेनली हम लोग एपीए स्टाइल में लिखते हैं। हु का मतलब राइटर कौन था, हेलो एवरीवन। वेयर मतलब पब्लिकेशन कौन है, किस पब्लिकेशन में लिखा गया है। कौन कौन से पब्लिकेशन मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस एंड टेलर, गूगल स्कॉलर पे, सेज पब्लिकेशन, स्कूपस, बहुत सारे हैं, है ना। इसके अलावा ढेर सारे पब्लिकेशन, पब्लिक ओपिनियन क्वार्टरली, ऐसे बहुत ढेर सारे रिसर्च जर्नल है, नेचर है, टाइम्स है ना। तो ये सारे रिसर्च जर्नल्स हैं, उनको पब्लिकेशन का नाम लिखना होता है। हु के बाद, राइटर के बाद कहां पब्लिश किया गया है, और राइटर के पहले मतलब हु के जस्ट बाद व्हेन, एंड देन वेयर, और उसके बाद व्हाट, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, किस नाम से वो टाइटल है। तो ऐसे ऐसे ही आप लोग रेफरेंसिंग करते हैं, बस इतनी सी बात है। आज का ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा गाइस।